धुन तणा तरडे नडे नड 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 तणणा तो तणा तो तणा तो। सोया चैनल की इंट्रो हो गई। महाराज साहब आगे हैं और वीडियो भी डाल दिए हैं, तो बस यही बताना था कि डेली अपलोडिंग आज से शुरू होगी। वीडियो की लेंथ ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे होगी, और अगर कम होगी तो फिर 40 या 30 मिनट। लेकिन वीडियो डेली आएगी, और अगर वीडियो डेली नहीं आई तो मेरी उससे पहली वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो सबसे टॉप पर होगा तो मैं वो करूंगा। यानी कि आप मुझे डेर दे सकते हो जब तक मैं अपनी वीडियो को मिस नहीं करता। तो रोजाना कमेंट कर दिया करो, हो सकता है कि मैं वीडियो लेट डाल दूं, और इस तरह आप लोगों को कुछ नया देखने को मिलेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि अगर काम को सीरियसली नहीं लिया तो एल लग सकते हैं। चलो अब वीडियो को एंजॉय करो। सीजन 2 भी आ चुका है और पहला पार्ट ही बहुत धमाकेदार है। लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। तो सीजन 2 की शुरुआत 2 महीनों के बाद होती है, और सबसे पहले हम बोयका को देखते हैं जो कि पार्क में केविन को ट्रेनिंग दे रहा था। मगर वो दोनों वहाँ पर अकेले इसलिए नहीं थे क्योंकि इलियोंग स्कूल का एक पर्सन जिसका नाम पार्क जिंजू है वो भी उनके साथ मौजूद था। अगर आप लोगों को ये कैरेक्टर याद नहीं है तो पार्क जिंजू ने बोयका के साथ फाइट लड़ी थी और वो बहुत बुरी तरह से बोयका से पिटा था। अब पिटने के बाद लोगों को अपना रिवेंज लेना होता है, लेकिन यहाँ पर पार्क जिन बोयका को अपना मास्टर समझ ले बैठा, क्योंकि पार्क जिन का दिमाग कुछ यूं काम करता है कि जो उससे स्ट्रॉन्ग होता है तो वो उसको बिग ब्रदर बुलाने लगता है, चाहे वो उससे एज में छोटा हो या फिर बड़ा हो। बोयका पार्क जिन से कहता है कि मुझे अपना बिग ब्रदर तो तुम बिल्कुल भी मत समझ लेना, मगर जिन ये पहले ही डिसाइड कर चुका था। और सबसे बड़ी बात, जब बोयका क्यूरियस होता है कि पार्क जिन उसके स्कूल में कैसे आ गया है तो पार्क जिन एक्सप्लेन करता है कि उसने यहाँ पर एडमिशन ले लिया है। बंदे की मोटिवेशन देख रहे हो कि अपने मास्टर को सर्व करने के लिए उसने पूरा अपना स्कूल ही बदल दिया। और मजीद वो डिटेल में बताता है कि अब तक उसे लगता था कि इलियोंग स्कूल का पीजे चियोल वो सबसे बड़ा पहाड़ है जिसको कोई भी हरा नहीं सकता, मगर पीजे चियोल को इस तरह हॉस्पिटल में एडमिट होता हुआ देखकर और पूरे उसके गैंग को तहस नहस करके बोयका यहाँ पर सही सलामत उस पूरे बैटल को जीत चुका है। तो ये जिन कहता है कि क्या ये कम रीजन है कि वो उसको अपना बिग ब्रदर समझे और उसको सर्व करना चाहे। तो बोयका को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर पार्क जिन उसका पीछा इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाला। तो वो पार्क जिन को इजाजत दे देता है कि उसको जो भी करना है तो वो कर सकता है, लेकिन वो ज्यादा अगर बोयका से चिपकता है तो उसकी वहीं पर ही बैंड बजा देगा। पार्क जिन खुश हो जाता है और वो बोयका से कहता है कि वो हमेशा के लिए उसको अपना बड़ा भाई समझेगा। पार्क जिन से अपना पीछा छुड़ाने के लिए बोयका एक ऑफिसर से भी कांटेक्ट करता है, लेकिन वो ऑफिसर कहता है कि पार्क जिन उनकी गैंग में शामिल तो था, लेकिन ये उनके डीप क्राइम्स में बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए बाकी ग्रुप मेंबर्स को अरेस्ट तो कर लिया है, लेकिन पार्क जिन यहाँ पर इसको सर्व कर रहा है, वो भी खुले में। खैर इसके बाद मीना आ जाती है और हमेशा की तरह मीना बोयका को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, वो भी ये कहकर कि उसकी बॉडी पर बहुत ज्यादा पसीना है तो इसको बोयका क्या अपने हाथों से साफ कर सकता है। बोयका तो उसको हमेशा की तरह बिल्कुल भी भाव नहीं डालता, मगर पार्क जिन जो था तो वो सेड्यूस होकर बोलता है कि वो बोयका की जगह ये काम कर सकता है क्योंकि बोयका उसका मास्टर जो है। मीना सिर्फ उसकी बात को सुनकर इतना गुस्सा हो जाती है कि वो उसको पेट में एक जोर का पंच दे देती है। मीना और अब पार्क जिन तो लड़ रहे थे, लेकिन सामने जब केविन की हालत पर सीन जाता है तो वो बोयका को पुकार कर कहता है कि क्या 10 मिनट गुजर चुके हैं। तो बोयका इन्फॉर्म करता है कि नहीं, अभी भी 3 मिनट रहते हैं, मगर केविन बोयका को एक लायर बुलाता है क्योंकि उसके चेहरे से साफ साफ पता है कि उसे पता भी नहीं कि टाइम कितना हो गया है, वो जस्ट खुद से ही बक रहा है। इस टाइप की ट्रेनिंग तो केविन ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। वो बोयका से फाइट तो सीखना चाहता है, लेकिन आखिर ये कौन सी ट्रेनिंग है, क्योंकि अब तक सिर्फ 2 महीनों में बोयका ने केविन से बोला था कि अपनी लोअर बॉडी को तुमने ट्रेन करना है, और इस 2 महीनों के गैप में उसने एक टेक्निक भी केविन को नहीं सिखाई। तो केविन को लगने लगा था कि बोयका उसके साथ प्रैंक कर रहा है, मगर इससे बढ़कर पार्क जिन एक सांड होने के नाते भी मीना से बहुत जोर जोर से पिट रहा था। उनकी ओर देखकर बोयका अपने मनी मन कहता है कि क्या मुझे इन दोनों को जान से मारकर कोरिया को छोड़कर चले जाना चाहिए। तो उसके बाद वो अपने फोन पर नोटिस करता है कि 10 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं और तकरीबन 14 मिनट होने वाले थे। केविन कंप्लेन कर रहा था तो बोयका उसे सख्ती से कहता है अगर तुम्हें हार माननी है तो तुम हार मान सकते हो, मैं तुम्हें जबरदस्ती यहाँ पर ट्रेनिंग करवाने के लिए नहीं आया, बल्कि तुम खुद चाहते थे। इसके बाद सीन रेस्ट रूम पर जाता है और वहाँ पर केविन आराम से हग रहा था, मगर टॉयलेट के दरवाजे के ठीक साइड पर बोयका केविन को अपनी नेक्स्ट पेमेंट बताता है जो कि 6 मिलियन वॉन है, जो कि अपनी पहली पेमेंट से बहुत दुगना है। और ये पेमेंट का रीजन भी वो हमें बताता है कि इलियोंग हाई स्कूल के गैंग मेंबर्स और साथ में पीजे
चियोल की पेमेंट 1 मिलियन वॉन थी क्योंकि उनको हराना आसान था, लेकिन सियोक दोंग हाई स्कूल के जितने भी मेंबर्स होने वाले हैं तो उनको हराना मुश्किल होगा, इसलिए मैं अपने रेट्स को बढ़ा रहा हूँ। तो केविन एक तो 6 मिलियन का सुनकर शॉक हो जाता है और ऊपर से हगने के टाइम आखिर इस तरह की बातें कौन करता है। वो बोयका से बोला कि क्या इस चीज पर वो बाद में बात कर सकते हैं, तो बोयका रिजेक्ट करता है और वो बोला कि तुम हग रहे हो तो इसमें मैं क्या करूँ, हगो ना। मगर मैं अपने वर्ड्स को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इलियोंग हाई और सियोक दोंग के मेंबर्स में आसमान और जमीन का फर्क होगा। बोयका बहुत ही श्योरली साउंड कर रहा था, तो केविन पूछता है कि क्या उसने सियोक दोंग पर कोई इन्वेस्टिगेशन की है, तो बोयका ऑनेस्टली कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, बस जस्ट वो इतना एक्सपेक्ट कर रहा है कि बाद के एनिमीज बहुत तगड़े होने वाले हैं और यही लॉ और नेचर इस तरह काम करता है। मगर बोयका के रीजन को सुनकर केविन उसे बेवकूफ बुलाता है कि इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो बोयका केविन को रोककर कहता है कि मैंने अपनी बात को पूरा नहीं किया। दरअसल सियोक दोंग के मेंबर्स स्ट्रॉन्ग भी होंगे, लेकिन जो मेरी टीम है जो कि मेरे लिए एक ऑब्स्टिकल से ज्यादा और कुछ भी नहीं, तो उनको भी तो मुझे प्रोटेक्ट करना ही होगा ना, इसलिए अपने रेट को मैंने इंक्रीज किया है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक ऑब्स्टिकल नहीं हो तो तुम्हें प्रूव करना होगा। ये 2 महीनों की जो ट्रेनिंग बोयका ने केविन को दी है, तो उसका अगर वो सबूत देता है तो तब शायद वो अपनी इस डिसीजन को रिकंसिडर कर ले। केविन कुछ कह पाता तो बोयका उसे उसका टारगेट भी बताता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि पार्क कैंग-वोक है। ये वही बंदा है जो बोयका के आने से पहले केविन को बहुत ज्यादा तंग करता था और उसके पैसे हड़पता था, क्योंकि अगर अभी फिलहाल के लिए सुमिन हाई स्कूल में अगर कोई स्ट्रॉन्ग है तो वो पार्क कैंग-वोक है, और सुमिन हाई स्कूल का अंडरडॉग पार्क कैंग-वोक है। तो इसलिए अगर खुद को प्रूव करना है तो खुद से ताकतवर को हराना पड़ेगा, और अगर केविन पार्क कैंग-वोक को हरा देता है तो सुमिन हाई स्कूल का अंडरडॉग वो बनेगा। केविन बातों पर गौर भी दे रहा था, लेकिन वो इस बात से कंफ्यूज होता है कि सुमिन हाई स्कूल का अंडरडॉग तो बोयका है ना। तो बोयका कहता है कि मेरी रैंकिंग वर्ल्ड क्लास में होगी, इसलिए मुझे सिर्फ सुमिन हाई तक ही मत रखो। ये आइडिया केविन के लिए इतना बुरा भी नहीं है, और जरा सोच कर कि वो सुमिन हाई स्कूल का अंडरडॉग बनेगा तो उसको तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बाद में बोयका एक और डिटेल भी शेयर करता है, जो कि सुनने के बाद वो केविन से एक्सपेक्ट करता है कि वो प्रेशर तो बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि वो उसे 1 वीक का टाइम देता है। अगर 1 वीक में वो खुद को प्रूव करता है तो वो सियोक दोंग हाई स्कूल को पूरी तरह से इवेपोरेट कर देगा, मतलब के डिस्ट्रॉय कर देगा। जिसके बाद इस चैलेंज की खबर पूरे स्कूल में फैल जाती है और स्टूडेंट आपस में अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, लेकिन थॉट्स में सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज केविन को ही किया जा रहा था, क्योंकि वो हमेशा बोयका के साथ फिरता रहता है, इसलिए उसमें कुछ अकड़ सी आ गई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा एक्साइटमेंट इस चीज को लेकर थी कि केविन को उसकी औकात पार्क कैंग-वोक याद दिलाए। ये फाइट ऑडिटोरियम में होने वाली थी, तो इसलिए सभी लोग कैंटीन से पॉपकॉर्न बाय करने चले जाते हैं। जब सीन ऑडिटोरियम पर जाता है तो केविन बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा था, क्योंकि एकदम से लोगों ने उसके और पार्क कैंग-वोक के इर्द गिर्द एक घेरा बना लिया था, मतलब कि इस फाइट के लिए लोग हाइप अप तो जरूर हैं। केविन को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी कि एक ऐसा बंदा जो कि रोज उससे पिटता था, वो उसको सब लोगों के सामने चैलेंज कर रहा है। इसकी वजह से पार्क कैंग-वोक का दिमाग खराब हो रहा है। मगर इस सीन से हटकर बाहर एक बंदे पर जब पैनल जाता है तो उसने बोयका के पोस्टर को उठाकर अपने लोगों से पूछ रहा था कि क्या यही वो है जिसने पीजे चियोल को हराया है। तो उसके अपने मेंबर्स बोले कि पीजे चियोल बहुत ही खतरनाक है, हाँ वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पिट चुका है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं कि सुमिन हाई के इस बंदे ने पीजे चियोल को हराया है। तो अपने बंदे की बात को सुनने के बाद इस बंदे की आंखें पूरी तरह से लाल हो जाती हैं और ये एनएफ नेशन का नाम लेता है। फुल फॉर्म है नेशन फेडरेशन। तो अगर इसने एक नेशन फेडरेशन का नाम लिया है तो जरूर ये एक बड़ा गैंग हो सकता है। और इस बंदे को ये लग रहा था कि पीजे चियोल की ये हालत होने के पीछे नेशन फेडरेशन का जरूर हाथ होगा, मगर इससे बढ़कर वो उनके ग्रुप में एक रैट को पकड़ने जा रहा है। उनके ग्रुप में एक ऐसा चूहा है जो कि उसके बॉस का नाम यूज करके अपना बिजनेस गलत तरीके से चला रहा है और वो बहुत ज्यादा कमा भी रहा है। ये बंदा उस रैट के दरवाजे के सामने होता है और लात देकर दरवाजा जो ही खोलता है तो वहाँ पर कुछ लोग इस बंदे को पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये आएगा, मगर ये आदमी डरता नहीं और वो बोलता है कि चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो साउथ वेस्ट सियोल से हो या फिर नॉर्थ वेस्ट, उनके बॉस का नाम यूज करके वो भी गलत तरीके से बिजनेस करने वाले को वो कभी भी नहीं बख्शेगा। और ये कहते हुए वो किसी पार्क सैंग का नाम लेता है जो कि उन लोगों में मौजूद था, और वही ये रैट है जो कि अपने बॉस का नाम गलत तरीके से यूज करके बिजनेस कर रहा है। वो इस बंदे को जानता है, इसलिए उसके पसीने छूट रहे थे। तो सैंग अपने लोगों से कहता है कि इसको जिंदा मत जाने देना और सभी लोग इस पर एक साथ हमला करो। और बिल्कुल वैसे ही होता है, लेकिन ये बंदा अपने पोजीशन से ना हिले डुले एक पर्सन को सिर्फ एक पंच के साथ सुला देता है और दूसरे को उसके सिर से ऐसे पकड़ता है जैसे कि कोई अखरोट हो। अखरोट तो नहीं, लेकिन उस बंदे के सिर
सिर को अखरोट की तरह ट्रीट करके अपने पैर से इतने जोर से मारता है कि मैं आपको क्या बताऊं। 2 बंदों को पीटकर उनका इतना खून वो बहा देता है कि बाकी के लोग थड़ थड़ कांपने लगते हैं और आखिरी के 2 जो कि थड़ थड़ कांप रहे थे तो उनको भी एक झटके में गिराकर वो पार्क सेंग के ठीक मुंह के सामने खड़ा हो जाता है। मगर उसके हाथ में हथौड़ा भी था और ये वही हथौड़ा था जिससे पार्क सेंग ने अपने बंदों से बोला कि इससे इस बंदे को मारो। पार्क सेंग तो प्रेशर में था क्योंकि अब वो अकेला जो रह चुका है। वो बिना सोचे समझे इस बंदे पर हमला करने के लिए जो ही बढ़ता है तो पहले तो उसका मुंह हथौड़े से ये बंदा इतनी जोर से मारता है कि वो 360 रोटेट करके गिरता है और बाद में जैसे कि आपका भाई या फिर आपका जो फादर हथौड़े की मदद से कीले ठोंकते हैं ना, वो भी घर को रेनोवेट करवाने में, तो बिल्कुल उसी तरह ही मार मार के इसका कचुम्बर बना देता है। और पार्क सेंग के बॉडी के सामने खड़ा होकर बोला कि आइंदा से इस तरह अगर किया तो पार्क सेंग ये तो जस्ट मैंने तुम्हें ट्रेलर दिखाया है। इसके बाद नीचे बोयका की पिक्चर को दोबारा से देखकर ये बंदा जिसका नाम जैन चुन है तो ये सियोकदोंग हाई स्कूल का रैंक नंबर 2 टॉप फाइटर है। तो ये बोयका को भी स्मैश करने का ठान लेता है कि इसको भी वो नहीं छोड़ेगा। तो अब सीन दोबारा से जब सुमिन हाई स्कूल के ऑडिटोरियम पर आता है और सभी स्टूडेंट ये मंजर देखकर हैरान हो रहे थे और पीछे से बोयका जो कि इस फाइट को बड़ी ही सीरियस तरीके से देख रहा था। और क्यों देखे बिना तो हमें पता चला कि पार्क कैंगवुक ने केविन की हालत खराब कर दी है। पार्क कैंगवुक तो केविन की बॉडी के सामने खड़ा होकर बोलता है कि तुम्हें क्या लगा ताकतवर बंदा तुम्हारे साथ होगा तो तुम कुछ भी कर सकते हो, होश में आओ, तुम अब भी बच्चे हो। मगर केविन को खुद को साबित करना था कि वो नेक्स्ट फाइट में बिल्कुल भी एक ऑब्स्टिकल नहीं बनेगा और अपनी 2 महीनों की हार्डकोर ट्रेनिंग को लेकर वो बिल्कुल लड़कियों की तरह इस तरह जमीन पर नहीं पड़ा रहेगा। तो वो उड़ जाता है। जो कि देख बाकी के स्टूडेंट कहते हैं कि जिस तरह इस बंदे ने मार खाई है और उस मार को खाने के बाद भी ये अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो ये पहले वाला केविन नहीं रहा। तो केविन को इस तरह खड़ा होता देखकर पार्क कैंगवुक कहता है यहाँ हीरोगिरी दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है वरना और भी पिटोगे। तो एक सलाह देता हूँ कि एक पंच के साथ अब सो जाना वरना और भी पिटोगे, क्योंकि जितना तुम इस फाइट को लंबा खींचोगे तो उतना ही तुम्हें तकलीफ होगी। तो होशियारी से काम लेकर अब अच्छे बच्चों की तरह हार मान लो। मगर केविन की आंखों में डिटर्मिनेशन को देखकर पार्क कैंगवुक को गुस्सा आता है और एक और जोरदार पंच उसके चेहरे पर जाकर लैंड करता है जिससे केविन लगभग बेहोश हो चुका था लेकिन खुद को स्टेबल करके जब वो पार्क कैंगवुक को पंच काउंटर में देता है तो वो इतना स्लो था कि पार्क कैंगवुक उसका मजाक उड़ाने लगता है कि क्या लड़कियों की तरह पंच यहाँ वहाँ मार रहे हो। मगर पार्क कैंगवुक की भी बर्दाश्त की एक सीमा थी और वो उसके पेट पर एक नी किक देकर उसकी हालत को और भी ज्यादा खराब करके कहने लगा देखा और खींचोगे तो और भी ज्यादा जोर जोर से पिटोगे। मगर कैंगवुक ने ये रियलाइज कर लिया था कि एक किक से अब ये बंदा हार नहीं मानने वाला तो वो उसके चेहरे पर हाथ में जोर की लात देकर उसे 360 घुमाकर पीछे फेंक देता है। क्राउड में केविन का दोस्त चिशमिश उसकी फाइट को देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा था और परेशान भी कि यहाँ पर ये हो क्या रहा है। ये चिशमिश पार्क कैंगवुक का शिकार रह चुका है। जब केविन और ये दोनों दोस्त थे तो दोनों को पार्क कैंगवुक हमेशा बुली करता था लेकिन अब तक इन दोनों की दोस्ती अभी भी है। तो इस चिशमिश को केविन की बात याद आ जाती है जब केविन ने इसे बताया था कि वो बोयका से फाइटिंग करना सीखेगा। तो इस चिशमिश ने केविन से बोला था कि केविन को पूरी तरह से अपने बोयका पर डिपेंड होना ही होगा क्योंकि इस दुनिया में हर एक बंदे का अपना अपना रोल है। केविन समझ नहीं पाया तो वो ये चिशमिश डिटेल में बताता है कि ऐसा लगता है कि हर एक इंसान का इस दुनिया में अपना अपना रोल है और वो उसके अलावा और कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे कि बोयका का रोल बोयका का रोल है स्ट्रॉन्ग फाइटिंग में अच्छा और पावरफुल और हमारा रोल है वीक और फाइटिंग हमें आती नहीं और पढ़ाई में बस सिर्फ एवरेज ही है। तो ये बात इस चश्मिश ने केविन को बताई थी ताकि वो अपने रोल को एक्सेप्ट कर ले लेकिन अपने रोल से हटकर केविन की हिम्मत को देखकर वो खुश होने से ज्यादा केविन के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। मगर उस आखिरी किक के बाद भी केविन उठ जाता है और इसी चीज को देखकर क्राउड में जितने भी लोग थे यहाँ तक के वो पुलिस जो के केविन को पहले तंग करते थे और पार्क कैंगवुक के अभी भी दोस्त है तो वो भी ये देखकर हैरान है कि ये पहले वाला केविन नहीं रहा। और जहाँ तक पार्क कैंगवुक की बात हो रही है तो वो तो अपने दिल ही दिल ये बोलने लगा आखिर ये केविन क्या खा कर आ रहा है। इस बंदे की बॉडी इतनी ज्यादा टफ कब से हुई, क्या ये हिम्मत वाला है या फिर ये बेवकूफ है ये पता तो नहीं लेकिन इसकी आंखें जो कि जिस नजरों से मुझे ये देख रहा है तो मन करता है कि इसकी आंखें ही बाहर निकाल दूं। ये बंदा सुधरेगा कब कि ये मुझे कभी भी अपनी जिंदगी में भी नहीं
नहीं हरा पाएगा, चाहे इसका दोस्त बॉय का हमें रोजाना पीटे ही क्यों ना, लेकिन ये केविन हमको कभी भी हरा नहीं पाएगा। इसके अलावा पार्क कैंग-वुक को ये भी समझ में आ जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग तो नहीं, लेकिन ये ब्रेव एक्ट करके ये शायद से साबित करना चाहता है कि ब्रेव एक्ट करने के लिए बेवकूफ बनना पड़ेगा, तभी सब कुछ चीजें सॉल्व होगी। लेकिन अजी घंटा इससे सिर्फ इसको तकलीफ ही होगी, और अगर इसको इतनी ही मार खाने का शौक है तो वो अपने मन ही मन बोलता है कि इसी तरह ही खड़े रहो, तुम्हारी गलतफहमी को मैं दूर करता हूँ। ये कहते हुए पार्क कैंग-वुक बड़ी ही स्पीड से केविन पर दोबारा से हमला करता है और सीधा उसके चेहरे पर पंच लैंड करता है, मगर इस पंच से केविन बहुत जल्दी रिकवर करके काउंटर दे देता है, जिसको लगभग पार्क कैंग-वुक डॉज नहीं कर पाता। लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया और केविन के पंच को डॉज करने के बाद वो अगेन केविन के चेहरे पर एक जोर की लात दे देता है, और बिल्कुल सेम वो ऑडिटोरियम के फ्लोर पर बस सिर्फ घसीटते ही जा रहा है, सिर्फ घिसते ही जा रहा है। इस किक के बावजूद भी बोयका उसकी मदद करने के लिए नहीं जाता, और वो बस पीछे से इस फाइट को देखते ही जा रहा है। अब की बार बिल्कुल भी पार्क कैंग-वुक जो था वो होल्ड बैक नहीं करता, और वो केविन को बार बार लात देता जा रहा था, और उसके मुंह पर सिर्फ एक ही डायलॉग था कि उस सीढ़ी को बिल्कुल भी मत चढ़ो जिस पर तुम्हारा हक कोई भी ना हो, उस सीढ़ी के एंड को बिल्कुल भी मत चढ़ना जहाँ पर तुम्हें पता है कि तुम्हें सिर्फ नाकामी ही मिलेगी और कुछ भी नहीं। तो ये कहते हुए वो उसको इतना ज्यादा पीट देता है कि पार्क कैंग-वुक पसीना पसीना हो जाता है, और आखिर में जब क्राउड को भी समझ में आया कि अब तो ये बिल्कुल भी नहीं उठने वाला, तो सब लोग पार्क कैंग-वुक के साथ जाने लगते हैं। मगर जो केविन का दोस्त था वो बस केविन की ओर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था। उसकी हैरानी की वजह ये नहीं थी कि वो बहुत ज्यादा मार खा रहा है, बल्कि हैरान तो उसे सामने का नजारा कर रहा था, और सामने का नजारा देखकर उसे समझ में आ जाती है कि उस टाइम जब उसके सवाल का जवाब केविन दे रहा था कि वो अपना बेस्ट देगा, वो कभी भी बोयका नहीं बन पाएगा, लेकिन वो केविन होकर अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करेगा, ना कि सिर्फ बोयका पर ही डिपेंड होगा। तो उसकी समझ इस चश्मिश को आ चुकी है, क्योंकि इतना मार खाने के बावजूद भी केविन उठता है और पार्क कैंग-वुक को गाली देकर कहता है कि बुज़दिलों की तरह अपना पीठ दिखाकर कहाँ जा रहे हो, जिस फाइट को हमने स्टार्ट किया है तो उसको फिनिश करो ना, या बस तुम में सिर्फ इतना ही दम है। और ये कहकर जब पार्क कैंग-वुक केविन की आवाज सुनता है तो उसके तो तोते उड़ जाते हैं कि अब ये कैसे उड़ गया। सब लोगों के सामने पार्क कैंग-वुक को बुज़दिल बुलाकर पार्क कैंग-वुक को तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये बंदा ज़ॉम्बी है या फिर ये इंसान, लेकिन जैसा केविन ने कहा कि फाइट को फिनिश करना ही होगा तो वो उस पर अगेन हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और इस बारी का जो अटैक था तो इसके पीछे सिर्फ किलिंग के इंटेंशंस ही थे, और वो जोर का पंच अगेन केविन के चेहरे पर देता है, लेकिन इस बारी केविन पंच को खाकर हंसने लगा। और कैंग-वुक पहले से ही इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट है, लेकिन अब केविन को उसका पंच खाने के बाद स्माइल करता हुआ देखकर वो उसको इंसेन बुलाता है और कहने लगा कि इसने अपना दिमाग खो दिया है। तो इस सोच के बीच में ही अगेन केविन उस पर हमला करता है, जिसको पार्क कैंग-वुक डॉज कर लेता है। और कैंग-वुक जो के मारते मारते वो थक चुका है, तो केविन जो के मार खा चुका है तो उसमें अभी भी एनर्जी बचती है, और उसके कंसंट्रेशन को देखकर पार्क कैंग-वुक को अब डर लगने लगता है। जिसके बाद ऑडिटोरियम से सीन हटकर केविन और बोयका की पास्ट मेमोरीज पर आता है, जहाँ पर फाइट शुरू होने से पहले जब बोयका ने केविन को उसका टारगेट बता दिया था तो केविन उसी के ही रिलेटेड सवाल पूछता है कि आखिर वो उसको कैसे हरा सकता है। तो बोयका केविन को रिस्पॉन्स में बोलता है कि ये मत पूछो कि हाउ विल आई बीट हिम, बल्कि मैं तुम्हारा टीचर होने के नाते कहता हूँ कि तुम उसे डेफिनेटली हरा सकते हो, तो तुम खुद पर हमेशा यकीन रखना। इसके बाद सीन दोबारा से प्रेजेंट पर आता है, और ऑडिटोरियम पर अब तक केविन मार खा रहा था, और अब की बार तो वो पार्क कैंग-वुक से पंच सीधा उसके पसलियों में खाता है। और जिस तरह केविन चेहरा बना रहा था तो उसको देखकर पार्क कैंग-वुक बोलता है कि ये तो मुझे काटना चाहता है, बिल्कुल कुत्तों की तरह इसके एक्सप्रेशंस है। मगर बात में ये सोचकर कि क्या ये इसलिए चेहरा बना रहा है क्योंकि अब ये कॉन्फिडेंट है कि क्या इसका पंच लैंड करेगा, तो इससे पहले हमें कुछ दिखाया जाए। तो अगेन बैक मेमोरीज में हम जब जाते हैं तो जब बोयका ने केविन से बोला था कि वो उसको डेफिनेटली हरा सकता है, तो वो बोला था कि सिर्फ 3 मिनट तक उसे फाइट को ड्रैग करना है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्कूल फाइट सिर्फ 3 मिनट की होती है, जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ और विल पावर सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो अगर 3 मिनट के बाद भी उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और जो विल पावर है उसी तरह ही रही जब फाइट शुरू होने से पहले थी, तो वो पार्क कैंग-वुक को डेफिनेटली बीट कर देगा। बस 3 मिनट की बात है, 3 मिनट तक एग्जैक्टली उसे सरवाइव करना है, और फिर रिजल्ट उसके सामने होगा। और बिल्कुल वैसे ही होता है, क्योंकि पार्क कैंग-वुक वो फिजिकल स्ट्रेंथ और विल पावर के साथ नहीं आया, मगर केविन ने इस चीज को लेकर पहले से ही ट्रेनिंग की रखी है। तो बोयका बोला कि वो उसके पंचेस को बिल्कुल भी हैंडल ही नहीं कर पाएगा। और जब अब की बार सीन शिफ्ट होता है तो अब केविन का पंच पार्क कैंग-वुक के चेहरे पर था, वो भी इतना जोर का लगता है कि पार्क कैंग-वुक लगभग गिर ही चुका था। इस पंच को खाने के बाद पार्क कैंग-वुक को समझ में आ गई कि उसके पैरों में दम नहीं बचा, क्योंकि बोयका ने जैसे एक्सपेक्ट करा कि लास्ट में वो अपनी पूरी एनर्जी को इस्तेमाल करके बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो उस मोमेंट पर तुम जो
भी अटैक करोगे तो उसको वो हैंडल नहीं कर पाएगा। तो अब सेम नी किक चेहरे पर उसके सीधा पड़ती है, जो कि अब तक केविन खा रहा था। तो अब पार्क कैंग-वुक की बारी है। 3 मिनट तक ड्रैग करने का ये भी प्लान था कि अगर वो विल पावर और फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ 3 मिनट तक सरवाइव करता है तो उसके बाद रिजल्ट में सिर्फ पार्क कैंग-वुक एक सैंड बैग की तरह होगा, जो कि प्रैक्टिस के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। उसकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगी और वो खुद को हैंडल नहीं कर पाएगा और ना ही खड़ा हो पाएगा। और सेम बिल्कुल उसी तरह ही हो रहा है। तो लास्ट में अब केविन एक चिन पंच पार्क कैंग-वुक के मुंह पर देता है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मगर बोयका ने जो प्रेडिक्शन की थी तो वो सिर्फ स्मूथली नहीं थी बल्कि बैक फायर भी कर सकती है, क्योंकि उसने ये भी एक्सपेक्ट करा था कि विल पावर अब पार्क कैंग-वुक के साथ भी आएगी जब उसकी रेपुटेशन लाइन पर होगी। तो अब पार्क कैंग-वुक भी पंच दे देता है। विल पावर उसमें भी आ जाती है क्योंकि उसकी रेपुटेशन लाइन पर जो थी। जब पार्क कैंग-वुक किक देता है तो केविन या तो उसे खाता है या फिर ब्लॉक करता है, लेकिन जब केविन पंच देता है तो पार्क कैंग-वुक की हालत खराब हो जाती है। दोनों एक दूसरे को एक एक पंच दे रहे थे, लेकिन बात उस तक आती है कि विल पावर और फिजिकल स्ट्रेंथ। तो अगर लास्ट में बोयका के हिसाब से अगर केविन भी अपनी विल पावर और फिजिकल स्ट्रेंथ को धीरे धीरे खोता है तो बोयका ने उसे एक बात याद रखने को कही थी कि लास्ट में अगर तुम्हें फाइट को फिनिश करनी है तो एक बार और चिल्लाओ और एक लास्ट पंच दो जिसमें तुम्हारी जितनी बची कुची स्ट्रेंथ है और विल पावर है और उस फाइट को वही का वही खत्म कर दो। ये याद रखता हुआ पंच वो लैंड भी करता है और उसकी नाक से मतलब के पार्क कैंग-वुक की नाक से जोर और शोर से खून भी निकलता है। मगर केविन रुकता नहीं, क्योंकि आज तक जितना भी पार्क कैंग-वुक ने उसे बुली किया था तो उसका बदला वो जरूर लेगा। और उस चीजों को याद करके उसमें और भी ज्यादा विल पावर आ जाती है और वो अगेन भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो चश्मिश केविन का दोस्त ये देखकर उसे केविन की उस बातों पर बिल्कुल भी डाउट नहीं रहा जो कि केविन ने कही थी कि वो बोयका नहीं लेकिन केविन होकर पार्क कैंग-वुक को हराएगा। तो लास्ट का पंच देकर जितनी भी वहाँ पर लड़कियां लड़के और जितने पुलिस जो के पास्ट में केविन को तंग करते थे तो उनके तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि जो ही वो लास्ट का पंच देता है तो उसके बाद बोयका ने लास्ट में ये भी कहा था कि उसको इतना गूंज कर पंच देना कि पूरे ऑडिटोरियम में उस पंच की आवाज एको करने लगे। और जैसे ही पार्क कैंग-वुक जमीन पर गिरता है तो धड़ाम से सबसे ज्यादा लाउड साइलेंस ही करनी चाहिए, मतलब कि अपने पंच से पूरे ऑडिटोरियम को खामोश कर दो। और बिल्कुल वैसे ही होता है। केविन फाइट को जीत चुका है और जो दोस्त उसके पास्ट में थे और पार्क कैंग-वुक के शिकार थे तो वो केविन की ओर भागते हुए रो रहे थे कि केविन ने आखिर कर दिखाया। और जो बोयका ने कहा था तो अब केविन सुमिन हाई का किंग है। बैटल को जीतकर केविन को बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी और वो तो बोलता है कि चलो कैंटीन चलते और जो भी खाना है तो मुझ पर है। वो ये फाइट बहुत ज्यादा बढ़िया थी। अगर तुम लोगों को भी अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और इस बैटल को अपनी मोटिवेशन लो कि कभी भी हार मत मानना। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि बोयका किसी ब्लैक हेड रशियन ग्रुप के साथ बात कर रहा था। ये ग्रुप दरअसल इंटेलिजेंस ग्रुप थी या फिर ये गैंग, इसका तो पता नहीं, लेकिन बोयका जिस पर्सन के साथ बात कर रहा था तो वो एक लड़की थी जो कि बता रही थी कि जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई थी तो उसको नॉक्स तक भेज दिया है। अब ये नॉक्स कौन है? तो ये एक अननोन नेम है वो एक पर्सन के लिए जो कि अपनी आइडेंटिटी को हिडन रखता है। अब इतना टॉप सीक्रेट के नाम भी रिवील नहीं किया गया तो अब इसका मतलब कि ये जरूर कोई हाई इंटेलिजेंस ग्रुप ही होगा। ये जस्ट मेरी प्रेडिक्शन है। बोयका थैंक्स कहकर ये कॉल को काट देता है। मगर जहाँ तक केविन की बात हो रही है तो वो तो बोयका के वायरलेस हेड ईयरफोन्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। केविन पूछता है कि आखिर बोयका ने ये कहाँ से लिए और केविन के अंकल की एक कंपनी है जिन्होंने अब तक इसको रिलीज भी नहीं किया गया और बोयका के हाथों ये लग भी चुके हैं और वो कंपनी बड़ी कंपनी है इसलिए तो वो कंपनी को मेंशन कर रहा है। मगर इन सब चीजों से बढ़कर केविन बोयका से ये भी पूछता है कि आखिर वो फोन पर किसके साथ बात कर रहा था। वायरलेस ईयरफोन्स को देखकर केविन इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया कि उसको एक पल के लिए ये याद ही नहीं रहा कि आखिर वो लोग जा कहाँ रहे हैं। वायरलेस हेडफोन से लेकर इस क्वेश्चन तक कुल मिलाकर 3 ही सवाल ये हुए, लेकिन बोयका के हिसाब से वो बहुत ज्यादा सवाल कर रहा है। इसलिए केविन कहता है कि सॉरी माफ करना, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन से क्वेश्चन से शुरू करूं। सोया सबसे इम्पोर्टेंट था कि वो लोग जा कहाँ रहे हैं तो वो यही सवाल पूछता है। तो बोयका कहता है कि मैंने जैसे तुमसे वादा किया था कि मैं सियोक-दोंग हाई को एक ही वीक में पूरी तरह से खत्म कर दूंगा, तो वही प्रॉमिस पूरा करने जा रहा हूँ। जिसके बाद अगले सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि बुली हो रहा था और वो भी सियोक-दोंग हाई स्कूल के लड़कों से। वो उसकी जबान को सिगरेट से जलाना चाहते थे कि तभी वहाँ पर बोयका और केविन आ जाते हैं। वो बंदा जिसके हाथ में सिगरेट थी और वो सामने बैठे हुए बंदे को बुली कर रहा था। तो बोयका को वो बड़ी गुस्से से देख कर कहता है कि आखिर वो है कौन और वो यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। बोयका ज्यादा भाव नहीं खाता और वो उस पर्सन से कहता है कि मैं अपने वादे को पूरा करने के लिए
लिए आया हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं तुम लोगों को अब ए से लेकर जेड तक पूरी कहानी सुनाऊं। तो बस फिर उसके बाद क्या होता है, सभी लोग जमीन पर पड़े हुए थे और जो बंदा था तो ये कोई आम बंदा नहीं है, ये सियोक दोंग हाई का रैंक 4 टॉप फाइटर है। इसका नाम है जोंगसू। जोंगसू अपने बंदे को और खुद को इस तरह पिटता हुआ वो भी सिर्फ एक बंदे से देखकर कहने लगा कि उसने कभी जिंदगी में ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सुमिन हाई में एक इस तरह मॉन्स्टर पैदा होगा। दरअसल जिस फाइटिंग स्टाइल को लेकर जोंगसू हैरान है तो उसमें बोयका ने टेबल पर रखे हुए बॉल्स को उठाकर तीनों की ओर फेंक दिया और तीनों को हेडशॉट देकर सुला दिया। इसके बाद बोयका उसको लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में था और बोयका उसको वार्निंग देता है कि तुम जीना चाहते हो या फिर मरना। दोनों ऑप्शन में से ऑब्वियसली जोंगसू जीने को चुनता है। तो बोयका बोलता है कि चलो ठीक है कि अगर तुमने अपना जीना चुना है तो अब 2 चीजों का ध्यान रखना, जिनमें सबसे पहले तुम लोगों की वो गैम्बलिंग साइट है। ये जो तुम लोगों ने नया तरीका निकाला है वो भी यंग लोगों को गैम्बलिंग में फंसाने का, तो उसके रिलेटेड जितनी भी तुम लोगों के पास इंफॉर्मेशन है और सबूत है तो वो सब का सब मुझे ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर करना ज्यादा डिफिकल्ट क्योंकि तुम मेरे फोन पर ऐप देख सकते हो, उसी में ही जल्दी जल्दी ट्रांसफर कर दो। जोंगसू चुपचाप इस बात को मान तो लेता है, लेकिन सबसे पहले वो इस बात को लेकर क्यूरियस था और अपने मन ही मन बोला कि आखिर इसको हमारे उस गैम्बलिंग साइट के बारे में कैसे पता चला, वो तो टॉप सीक्रेट है। और इसके बाद दूसरे जो ऑप्शन वो उसे बताने जा रहा था तो उसमें तो बोयका बिल्कुल हद कर देता है। वो केविन के सामने सियोकदोंग हाई स्कूल के टॉप 4 बेस्ट फाइटर के सामने उसके बॉस को चैलेंज करता है और ये खबर और कोई नहीं बल्कि जोंगसू खुद ही पहुंचाएगा, जिसमें सिर्फ चैलेंज नहीं बल्कि वो उसे धमकी देता है कि अगर उसमें दम है तो उसे सुमिन हाई में बोयका मिल जाएगा अगर उसको चैलेंज एक्सेप्ट है और उसमें इतना दम है। मगर चैलेंज का वो बहुत टाइम भी नहीं देगा, वो उसको एक डेडलाइन भी देगा। उससे पहले पहले अगर वो खुद आता है तो ठीक है, वरना वो खुद उसके पास आकर उसके पूरे सिस्टम की धज्जियां उड़ा देगा। और चैलेंज की भी एक कंडीशन थी कि उसको अपने घुटने टेकने पड़ेंगे, ना कि कोई फाइट। और घुटने भी किसके सामने टेकने पड़ेंगे, वो है सुमिन हाई के बॉस के सामने, जो कि वो केविन को पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि हमारा बॉस साइड में खड़ा है। अगर इस तरह सियोकदोंग का बॉस करता है तो चलो ठीक है, वरना तो खून बहुत ज्यादा बहेगा। बोयका की बातों पर जोंगसू यकीन भी कर लेता है और वो अपने मन ही मन बोला, अगर ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आखिर इन लोगों का बॉस कितना ज्यादा होगा। वैसे भी एक मॉन्स्टरस सबऑर्डिनेट साथ में होगा तो बॉस ऑब्वियसली बहुत स्ट्रॉन्गर होगा। अब बारी आती है केविन की। वो बोयका के कंधे पर हाथ रखकर कूल एक्ट करता है कि देखो अब मुझे भी बात करने का एक मौका दो। तो केविन बोयका से ये पूछना चाहता था कि सियोकदोंग का जो बॉस है वैंग कावाकोई, वो सुमिन क्यों ही आएगा? क्या सिर्फ बोयका ने उसको बुलाने का कहा तो वो आ भी जाएगा? क्या तुम्हें ये इतना आसान लगता है? तो बोयका केविन से बोला कि हाँ उसे आना ही पड़ेगा, उसके पास और कोई चारा भी नहीं है। तो केविन अपने सिर को खुजाता हुआ बोयका से कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि कावाकोई वैंग आखिर किस बला का नाम है तो वो इंसान, लेकिन उसको मैं इंसान बिल्कुल भी नहीं बुलाना चाहूंगा। इससे तो अच्छा एक पहाड़ी से नीचे जाकर कूद जाओ, लेकिन कावाकोई वैंग को इतने हल्के में मत लो। उसको हल्के में लेना ऐसा है जैसे कि अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना। तो इसलिए केविन परेशान होकर कहता है कि आखिर तुमने ये कहा ही क्यों, इस चीज की क्या जरूरत थी? तो बोयका कहता है कि दरअसल एक गैंग फाइट जल्द ही होने वाली है। केविन कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, आजकल के जमाने में गैंग फाइट्स कभी भी नहीं होते। तो बोयका कहता है कि एक एक करके सब लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारना उसे पसंद नहीं, वो बस एक ही झटके में पूरे स्कूल की धज्जियां उड़ाना चाहता है, इसलिए उसने गैंग फाइट का बोला। वो एक एक पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि पहले भी पीजे चियोल तक पहुंचने तक उसे बहुत सारे लोगों को पीटना पड़ा, वो भी एक एक करके, और उसे सब्र से काम भी लेना पड़ा। इसलिए एक ही बारी में वो पूरे सियोकदोंग स्कूल को खत्म करना चाहता है। तो केविन की तो फट के हाथ में आ गई और वो चिल्लाकर बोलता है क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि सियोकदोंग हाई स्कूल के कितने लोग हैं? हमारा पूरा स्कूल ही तबाह हो जाएगा, लेकिन उनके इतने लोग हैं हम सब लोग मारे जाएंगे। तो बोयका केविन को ज्यादा टेंशन लेने से मना करता है और वो बोला कि ये बात मुझे ठीक लग रही है तो मुझ तक ही छोड़ो, तुम इस चीज का बिल्कुल भी माइंड मत करो और बिल्कुल भी टेंशन ना लो। और अगेन बोयका जोंगसू को धमकी देता हुआ और उसके सामने खड़ा होकर अगेन उसके बॉस को बुलाने का कहता है, वो भी बिल्कुल साफ आवाज में। तो बोयका की बात को सुनकर जोंगसू जो होता है वो हंसने लगा। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट को देखकर बोयका उससे बोलता है कि क्या तुम्हें मैं मजाक करते हुए दिख रहा हूँ क्या? तो जोंगसू बोलता है मजाक बिल्कुल भी नहीं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं जस्ट इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है कि हमारे बॉस से कोई मिलना चाहता है, वरना लोग तो उनसे ना मिलना ही पसंद करते हैं। तो तुम बहुत ही एक अजीब बंदे हो। क्योंकि उसके बाद हमारा सीन एक वेयर हाउस पर जाता है जहाँ पर एक बंदा अकेले होकर बहुत सारे लोगों को उसके मौत के घाट उतार रहा था। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा था और उनकी गर्दनें और जो उनके नर्व्स हैं तो उनको वो काटता जा रहा था। उनमें से एक बंदा जो कि अब तक जिंदा था तो वो डर के मारे इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि इस बंदे
को लेकर जो भी रूमर्स हैं तो वो एकदम सच है कि ये बिल्कुल घोस्ट की तरह गायब होकर पीछे से साइड दाएं बाएं कहीं से भी टूट पड़ता है। तो इसलिए अच्छा ये है कि यहाँ से भाग निकले। जैसे ही वो ठान लेता है तब तक वो घोस्ट उस तक आ भी चुका था और उसकी गर्दन और उसके नर्व्स को काटकर उसको भी मौत के घाट उतार देता है, वो भी इतनी स्पीड से कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। मगर इससे बढ़कर आप लोग कंफ्यूज ना हो तो ये वो बॉस नहीं, क्योंकि पहले मैं भी रीड करते हुए यही समझ रहा था कि शायद से ये बॉस है। इसके चेहरे को देखो, ये वाकई में एक घोस्ट दिखता है, जिस तरह के इसको लोग घोस्ट बुलाते हैं। मानो इसका स्टाइल तो बिल्कुल फ्रैंकेनस्टाइन की तरह है। खैर, इससे बढ़कर कुछ सेकंड का सीन बोयका पर गया, जहां पर वो जैंग सू दोबारा पूछता है कि क्या वो सच में उनके बॉस से मिलना चाहता है, क्योंकि वो ये लास्ट बारी कंफर्म करवाना चाहता है। तो जवाब में बोयका हाँ ही बोलता है, क्योंकि उसको किसी से डर नहीं लगता। इसके बाद सीन उस घोस्ट पर जाता है जो कि बहुत सारे लोगों से अगेन लड़ रहा था। ऐसा लगता है जैसे घोस्ट ने कावाकोई वैंग की जगह पर इन्फिल्ट्रेट कर दिया हो, इसलिए लोग खत्म होने का नाम ही ले रहे और एक एक करके सभी लोग घोस्ट के हाथों मरते हैं, क्योंकि इस बंदे की स्पीड इतनी तेज है कि कोई इसे देख नहीं पा रहा। वो एक साथ बहुत सारे लोगों को अपनी नाइफ की मदद से जब मार डालता है तो लास्ट में अपने सामने कावाकोई वैंग को देखता है। घोस्ट ने हिम्मत की और कावाकोई वैंग पर हमला कर दिया, वो भी अपने टॉप स्पीड से और अपनी नाइफ की मदद से। मगर जब वो कावाकोई वैंग पर हमला करके आगे चला जाता है तो उसके हाथ में एक शार्प पेन होता है। जब वो अपने हाथ की ओर देखता है उसकी उंगलियां टूट चुकी थी और उंगलियां टूटने की वजह से वो नाइफ ऑटोमेटिकली उसके हाथों से गिर गई और जो उसकी शार्प नजरें थी तो अब उसमें डर भर आ गया। वो कहता है कि क्या मैं एक इंसान को काट रहा हूँ या फिर एक बहुत बड़ी चट्टान को। तब तक वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके वहां से भागता तो कावाकोई वैंग का पंच, जो कि वन पंच मैन साइटामा की तरह पीछे से उस घोस्ट पर आता है, तो जैसे वो उसके मुंह पर जाकर लगता है तो वो दूर जाके गिरता है, वो भी इतनी तेजी से कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। और उसके बाद जब हम घोस्ट के जबड़े की ओर देखते हैं तो बाप रे, आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हो कि अब उसका जबड़ा जबड़ा ही नहीं रहा। उसके दांत तो बिल्कुल सिक्कों की तरह जमीन पर पड़े हुए हैं और उसकी जो हालत होगी है तो वो तो बिल्कुल ऐसी है जैसे कि रमजान में मैंने रोजा रखा हुआ होता है और उसी तरह ही मेरी हालत हुई होती है। एंड बाय द वे, रमजान मुबारक। घोस्ट को उसकी औकात याद दिलाने के बाद हमें जैंग चू की आवाज दोबारा से सुनाई देती है, जिसमें वो बोयका से कहता है, फिक्र मत करो, जब भी मेरे बॉस अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आएंगे तो मैं उनको बता दूंगा और वो खुद तुमसे मिलने के लिए आ जाएंगे या फिर मैं तुम्हें खुद खबर देके यहाँ पर बुलवा लूंगा। इसके बाद हम कावाकोई वैंग से मिलते हैं जो कि 12 नेशन का एक टॉप फाइटर है, जैसे कि पीजे चियोल था। कावाकोई वैंग घोस्ट को हराने के बाद कहता है, ये बिल्कुल एक मक्खी की तरह था, इसमें और मक्खी में कुछ भी फर्क नहीं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसने इतने मेरे बंदों को कैसे मार डाला, ये तो कुछ भी नहीं है। जिसके बाद सीन पीजे चियोल पर जाता है जो कि जेल में अपने सेल में व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। पीछे से उसको कोई आवाज लगाकर कहता है, पीजे चियोल, मैंने सुना है मीटिंग शुरू होने वाली है। पीजे चियोल जो कि सिर्फ सेल में जो खिड़की थी उसके बाहर देख रहा था तो उसके एक्सप्रेशंस एकदम से चेंज हो जाते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम एक फेमिलियर पर्सन को देखते हैं। ये वही माचो बंदा था जिसको हम थोड़ी देर पहले देख चुके थे, मगर इसको हम अच्छी तरह से नहीं जानते थे कि ये कौन से स्कूल से है। तो इस बंदे का नाम जैंग चूसिक है और सियोकदोंग हाई स्कूल का टॉप नंबर 2 फाइटर भी है। जैंग चूसिक जोंगसू के सामने होता है। जोंगसू के गैंग के साथ जो भी हुआ तो जोंगसू उसको सब कुछ बता रहा था, जिस पर जैंग चूसिक का सिर्फ इतना ही कहना था कि ये तो वही बंदा है ना जिसको लेकर एक अफवाह फैली हुई है कि इसने पीजे चियोल को मारा है, वो भी इतना मारा है कि उसको हॉस्पिटल तक एडमिट होना पड़ा। तो जोंगसू जैंग के बातों के साथ बातों बातों में ही हंसता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा। मगर जैंग जोंगसू से कहता है कि तुम्हारे मेंबर्स को भी तो इसी बंदे ने ही मारा है ना, तो तुम उस वक्त कहाँ थे। तो अपनी रेपुटेशन को बचाता हुआ जोंगसू जैंग को कहता है कि मैं उस टाइम जरूरी काम पर था और बाद में आकर अपने लोगों को इस तरह जमीन पर पड़ा हुआ देखकर हम दोनों के बीच में फाइट हुई। मैं इस बंदे को वैसे तो ही जाने नहीं दे सकता, तो मैंने इसकी खूब मरम्मत की और इनको समझाया कि जो इनकी डिमांड है कि हमारे बॉस को घुटने टेकने पड़ेंगे, वो भी इनके एक बॉस केविन से, तो ये लोग उस चीज के बारे में तो भूल ही जाएं। जोंगसू बात बात में इनके स्कूल पर हमला करने का कहता है, जो कि बोयका ने खुद डिमांड की थी, लेकिन अब ये सच तो नहीं बता सकता। तो जैंग जोंगसू से कहता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, उसे भी गुस्सा आ रहा है, मगर इस बंदे को कम्प्लीटली इग्नोर करो क्योंकि ये जस्ट एक फ्रॉडिया है। जोंगसू को ये बात हजम नहीं हुई और वो बोला कि इसके पीछे एक रीजन भी बताना। तो जैंग बताता है कि वैसे भी ये छोटे मच्छर
है और ये बंदा एक नंबर का फ्रॉडिया है। झूठी अफवाह फैलाकर अपना नाम बनाकर अपना बिजनेस शुरू करना चाहता होगा। जैसे कि हमारे ग्रुप में भी एक मेंबर था जो कि बॉस का गलत नाम लेकर बिजनेस चला रहा था। तो इस तरह के लोगों को बस सिर्फ इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हम उन लोगों को टारगेट करते हैं इनसे हमें मुनाफा भी हो। अगर इस तरह के लोगों की बातें सुनकर हम गुस्सा करेंगे और इनको जो चाहिए उसी तरह ही रिएक्ट करेंगे तो फायदा सिर्फ इनको ही आखिर में मिलेगा, ना कि हमको। तो इसलिए मैंने कहा कि इस बॉय का बंदे से लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं और जो ये करना चाहता है तो इसको करने दो। जिसके बाद बारिश का सीन होता है और हम देखते हैं केविन फोन पर ब्लैक हेड की कॉम्बैट टेक्निक को सीख रहा था जो कि बोयका ने उसे सेंड की है। केविन कॉम्बैट ट्रेनिंग पर तो फोकस कर ही रहा था कि वो बोयका से वही बात दोबारा छेड़ता है कि क्या वैंग कावा कोई जरूर उनकी बात सुनकर सुमिन आएगा। तो अगर केविन के पास अच्छा प्लान हो तो बोयका कहता है कि बता दो। तो केविन की बात का ये मतलब नहीं था कि बोयका को कुछ और करना चाहिए, बल्कि वो तो ये समझाना चाहता था कि वैंग कावा कोई खुद को बड़ा बिग डील समझता है क्योंकि उसके काम इतने बड़े बड़े जो हैं वो तो हमें बस कीड़ा मकोड़ा ही समझेगा, इसलिए वो हमें ज्यादा भाव नहीं देगा। और केविन साथ में जिंजू से भी पूछता है कि अगर उसने कुछ गलत कह दिया हो तो वो करेक्शन कर सकता है। तो जिंजू बोला कि केविन जो कह रहे हैं वो एकदम ठीक है, क्योंकि वैंग कावाकुई जो कि इंसान है और काम वो बिल्कुल राक्षसों जैसे करता है और उसकी फिजिक और ड्यूरेबिलिटी जो कि पहाड़ से कम नहीं, तो वो भला हमसे क्यों ही पंगा लेना चाहेगा। सुमिन का तो कोई नाम भी नहीं है। बोयका कहता है कि साफ साफ बोले तो मेरी तरफ हो या फिर उसकी तरफ। तो केविन किसी की तरफदारी नहीं कर रहा था, बल्कि वो एक बात उसके साथ शेयर करता है कि तकरीबन 3 साल पहले की बात थी कि एक बेर जो था वो जू से भाग निकला था और रूमर के हिसाब से कावाकुई वैंग उस मोमेंट पर था जिसने बेर को मौत के घाट उतार दिया। एज एक्सपेक्टेडली बोयका इस बात पर सरकाज़मली रिएक्ट करते हुए कहता है कि वाओ वो तो बड़ा ही ताकतवर है और बताओ उसके बारे में कि वो कितना ज्यादा झूठा है। मगर केविन कहता है कि वो किसी टाइप का झूठ नहीं बोल रहा और ना ही वो बोयका को डराना चाहता है। वो तो जस्ट उतना कह रहा है जितना उसने देखा और सुना और लोग उन बातों पर यकीन करते हैं। मगर बोयका उसकी बातों का कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा था तो केविन को गुस्सा आ जाता है। केविन को ऐसा फील होने लगता है जब भी वो बोयका के साथ बात करता है कि वो दीवार के साथ बात कर रहा हो। तो बोयका बोलता है कि अपना मुंह बंद रख, बस जितना तुमसे कहा गया है कि प्रैक्टिस करो तो फिलहाल तुम्हें उस चीज पर फोकस करना चाहिए जो कि तुम्हें करना हो। इस कन्वर्सेशन के बीच हम ऊपर छत पर एक अननोन पर्सन को भी देखते हैं। कोट पहना हुआ ये पर्सन, इसके बारे में हमें कुछ बताया तो नहीं गया, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि वो इन लोगों की ओर ही देख रहा है। और केविन के रीजंस को सुनकर बोयका आखिर में कहता है कि तुम जो भी कहो हम पहले ही स्टेप ले चुके हैं तो अब कुछ भी नहीं हो सकता। तुम्हारी एक्सप्लेनेशन ठीक हो सकती है लेकिन जितना मुझे पता है तो इसको सुनकर वैंग कावाकुई तो जरूर ही आएगा और ये एक फैक्ट है। जब सीन दोबारा से सियोकदोंग के बंदों पर आता है तो अब की बार जैंगसुक बोला कि वो ये कहना तो नहीं चाहता लेकिन उसे कहना पड़ रहा है कि बोयका के साथ एक बारी लड़ने के बाद इतना तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये आगे जाकर बहुत बड़ा नाम कमाएगा। और जैंगसु बोयका के फाइटिंग स्टाइल को 12 नेशन के एक बंदे का नाम जिसका नाम हे चाओ है तो उसके साथ कंपेयर करता है कि सेम टू सेम है। तो जैंगसु सजेस्ट करता है कि हमें पहले से ही एक्ट लेकर इस मुसीबत को जड़ से खत्म करना होगा वरना ये बाद में हम पर ही हमला करेगा। तो जैंग उसकी बातों को सुनकर बड़ा ही हंसने लगा और वो कहता है कि सच में अगर वो बंदा 12 नेशन के हे चाओ जिस तरह लड़ता है तो तुम यहाँ पर नहीं होते बल्कि मरे हुए होते। इस बात को सुनकर जैंगसु को नॉस्टैल्जिया आता है कि वो लगभग मर ही चुका था अगर वो बोयका की बात को ना सुनता। इसके बाद कुछ 2 लड़कियां आती हैं और एज एक्सपेक्टेडली हम इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैंगचू के मनोरंजन के लिए थी। वो सबसे खूबसूरत लड़की को अपने पास बैठाता है और उससे पूछता है कि वो कौन से स्कूल से है। जब वो लड़की अपने स्कूल का नाम बताती है तो उस स्कूल के अंडरडॉग का नाम पहले से ही जैंगचू को पता होता है और अपने नंबर बढ़ाने के लिए लड़की से बोला कि अगर तुम एक अच्छी सी स्कूल लाइफ जीना चाहती हो तो बस जैंगचू का नाम याद रखना और उसे कॉल लगाना और बस मेरे एक कॉल से ही तुम्हारी स्कूल लाइफ एकदम से सेट हो जाएगी। जैंगचू को इस तरह काम देखकर जैंगसु बोला इस मोटे साउंड को ये पता नहीं है कि आखिर इसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने जो भी बताया तो वो बिल्कुल झूठ नहीं था और अगर मैं उस बंदे का नाम बताता और साथ में सब कुछ एक्सप्लेन करके कहता कि मैं हार चुका हूँ तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं होगी, क्योंकि सियोकदोंग का एक एग्जीक्यूटिव सुमिन जैसे हाई स्कूल जिसका कभी नाम इन लोगों में आया ही नहीं है उससे हार गया है। तो जैंगसु को डर तक के कहीं जैंगचू उसको जान से ही मार ना डाल दे। इसके अलावा ये भी पता चलता है कि जब बोयका ने जंगसु को सही पीटा था तो उसके लोकेशन के बारे में भी जंगसु ने बोयका को बता दिया था कि कहां पर वो गैम्बलिंग साइट की लोकेशन है। जो ही जंगसु की बातें खत्म होती है तो एक बंदा भागता हुआ जैंगचू के पास आता है और इमरजेंसी कहकर पूरी बात बताता है कि जहां पर उन लोगों की गैम्बलिंग की लोकेशन है तो वो हैक हो चुकी है। ये खबर सीरियस थी इसलिए जैंगचू एकदम से हैरान हुआ और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जब जैंगचू लोकेशन पर आता है तो वहां पर पूरा बड़ा बैनर था जिस पर केविन साइड पर लगा हुआ था और एडिटेड करके उनको
8 बजे सुमिन हाई आने का वक्त दिया गया था, वो भी कल ही, ताकि ये लोग सुमिन हाई की धमकी को सीरियसली ले। तो जंगचू ये देखकर बड़ा ही गुस्सा हुआ और हैरान हुआ कि आखिर ये लोग कैसे कर पाए। जंगचू को बात करने का मौका मिल जाता है और वो जंगचू से कहता है कि ये वही लोग हैं, देखा इनके बॉस का नाम केविन है। तो जंगचू बोला कि उन लोगों को टाइम पर एक्शन ले लेना चाहिए, मगर जंगचू अब भी कहता है कि उसके बहुत जरूरी काम है और वो बड़ा बिजी है, तो इतने छोटे मैटर को वो बिल्कुल भी अपना वक्त तो नहीं देगा। इसके बाद एक और फोन पर कॉल आती है जिस पर खबर मिलती है कि गैम्बलिंग की नेक्स्ट साइट भी उन लोगों ने हैक की है और इसके पीछे भी और कोई नहीं बल्कि केविन है जो कि सुमिन हाई का बॉस है। तो अब जंगचू बड़ा ही गुस्सा हुआ और वो अपने फोन को ही क्रैक कर देता है। जंगचू गुस्से में गालियां देना शुरू कर देता है और अब उसको समझ में आ रहा है कि ये मैटर उतना सिंपल नहीं जितना वो सोच रहा था। जबकि अगली ओर बोयका जो कि छतरी लेकर अपने घर की ओर जा रहा था या फिर कहीं टहलने जा रहा था, तो वो एक अनफेमिलियर बाइक को देखकर चौकन्ना हो जाता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है और फिर उसी बाइक को उठाकर वो छत पर उसी बंदे पर फेंक देता है, वो भी इतनी स्पीड से कि उस बंदे को ये पता लग जाए कि बोयका उसको देख चुका है। तो इस सीन से हटकर जब दोबारा से सियोक-दोंग हाई के गैंग मेंबर्स पर आता है तो वहाँ जंगचू इस मैटर को सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो लोगों से पूछता है, अपने हायर्ड किए हुए हैकर से भी पूछता है, लेकिन उनका सिर्फ एक ही जवाब था कि इसको रिट्रीव इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पासवर्ड बदल चुका है और इस पासवर्ड को हैक नहीं किया जा सकता और न ही उनसे कभी होगा। इसको सिर्फ वही लोग खोल सकते हैं जिन्होंने इसका पासवर्ड बदला है। तो हर जगह से ना में जवाब सुनकर जंगचू बड़ा ही फ्रस्ट्रेट होकर गुस्सा करने लगा कि तभी वहाँ पर उनका बॉस आ जाता है। उसका दरवाजा खोलने का स्टाइल भी अलग था क्योंकि वो दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और एकदम से उस पूरे वेयरहाउस में शांति सी फैल जाती है और जंगचू के बोलती बंद हो जाती है। जंगचू की हवा पूरी तरह से निकल जाती है और वो बॉस के सामने एक भीगी बिल्ली की तरह एक्ट करने लगता है। तलवे चाटता हुआ जंगचू बॉस से कहता है कि अगर उसको पता होता कि बॉस की आज ही वापसी थी तो वो उसको लेने के लिए चला जाता, मगर कावाकुई वैंग जो कि बड़े ही गुस्से में था तो वो सोफे पर बैठकर ड्रिंक पीने लगता है और वो जंगचू से कहता है कि आखिर ये सुमिन हाई स्कूल कहाँ लोकेटेड है। ये बात बहुत ही हैरान करने वाली थी, लेकिन इसके पीछे का रीजन भी हमें पता चल जाएगा क्योंकि यहाँ पर आने से पहले कावाकुई वैंग ने पीजे चियोल के साथ मीटिंग की थी। मीटअप का एक ही मकसद था मनी मेकिंग का बिजनेस। उस पर कावाकुई वैंग पीजे चियोल के साथ कुछ बात करने के लिए आया था, लेकिन पीजे चियोल को इतनी पैथेटिक स्टेट में देखकर कावाकुई वैंग से एक शब्द भी नहीं निकलता और वो जस्ट कहता है कि पीजे चियोल को तो वो बड़ा ही टफ समझता था, लेकिन उसको इतनी डिसअपॉइंटमेंट स्टेट में देखकर वो एक बेकार मछली के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो पीजे चियोल हंसता हुआ कावाकुई वैंग से कहता है कि हंस लो जितना हंसना है, मगर तुम्हारी हालत भी मेरी तरह होगी क्योंकि सुमिन हाई में एक डेविल रह रहा है। इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि वो तुम्हारे पास भी आएगा और तुम भी मेरी तरह होगी। तो बस मेरे दोस्त तुमसे इतना ही कहना है कि अपना ध्यान रखा करो क्योंकि अब खतरा तुम्हारे सिर पर भी मंडरा रहा है। इसलिए तो जब सीन प्रेजेंट पर आता है तो कावाकुई वैंग जंगचू से बोलता है कि सियोक-दोंग में जितने भी बंदे हैं तो सबको इकट्ठा करो क्योंकि कल हम जा रहे हैं किसी से मुलाकात करने। और जब जंगचू पूछता है कि कौन है तो कावाकुई वैंग कहता है कि सुमिन हाई। इसके अलावा बोयका पर जब सीन गया तो वो उस बंदे को देख लेता है। बोयका उस बंदे से पूछता है कि क्या तुम ही वही थे जो कि सुबह से उसका पीछा कर रहे थे। तो ये बंदा बोयका को लीडर बुलाता है और साथ में हालात भी पूछता है कि आखिर लीडर कैसे हैं। तो ये बंदा ब्लैक हेड ऑर्गेनाइजेशन से है और ये बोयका को लीडर क्यों बुला रहा है तो ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। मगर एक बात समझ लो कि इस बंदे का नाम गुयन है और ये ब्लैक हेड का एक खास मेंबर है जिसका हमें अभी पता नहीं। जिसके बाद अगला सीन रिपब्लिक ऑफ कोरिया के सबसे मशहूर शहर बुसान में देखते हैं कि बोयका अपने फादर के साथ मीटिंग कर रहा था। हाँ दोस्तों, ब्लैक हेड ऑर्गेनाइजेशन का बॉस और कोई नहीं बल्कि हमारे बोयका का फादर है। बोयका एक बात से बहुत ज्यादा गुस्सा है कि उसके फादर कहीं भी जा सकते हैं तो वो सियोल उससे मिलने के लिए क्यों नहीं आए और उन्होंने बोयका को यहाँ पर आने पर मजबूर किया। तो बोयका के फादर किम दोसंग कहते हैं कि तुम्हारी मदर सियोल में थी इसलिए, जो कि सुन बोयका चुपचाप अब बस अपने फादर की बातों को सुनने लगता है। और ये फर्स्ट टाइम था कि बोयका के चेहरे पर हमने कुछ अलग तरीके के इमोशंस देखे और बोयका के फादर किम दो-संग अपने बेटे से माफी भी मांगते हैं कि उसको इतनी मुशक्कत करनी पड़ी कि उसे बुसान आना पड़ा, मगर वो कर भी क्या सकता था। अपने बेटे को वो बहुत ज्यादा मिस जो कर रहा था। सालों बीत चुके हैं लेकिन किम दो-संग ने अपने बेटे बोयका से बहुत वक्त तक मुलाकात नहीं की इसलिए, और बोयका को रशिया में बहुत ज्यादा मिस भी कर रहे थे। तो इसलिए इनडायरेक्टली वो बोयका से कहते हैं कि अब तक
तक तुमने कोरिया के बहुत सारे चक्कर मार लिए होंगे, तो अब ये बताना कि तुम वापस रशिया कब आ रहे हो। बोयका सीरियस टोन में अपने फादर से अगेन कहता है कि मैंने हर बारी आपको एक ही जवाब दिया है, लेकिन पता नहीं आपको मेरी बात की समझ में क्यों नहीं आ रही। आप कानों से सुनते हो या फिर किसी और जगह से आप सुनते हो। मैं वापस कभी भी नहीं आ रहा और ये मेरा फाइनल आंसर है जो कि मैं सालों से आपको बताता आ रहा हूँ। बोयका के फादर भी एकदम से सीरियस हो जाते हैं और वो बोयका से कहे, हमेशा की तरह तुम में बात करने की तमीज बिल्कुल भी नहीं है कि अपने फादर से कैसे बात करते हैं। किम दोसंग अपने बेटे से कहे कि अब ये मत करना कि मैंने जब तुम्हारा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया था तो उस वजह से तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो किम दोसंग ये भी रिवील करते हैं कि बैंक फ्रीज होने की वजह मैं नहीं था, बल्कि फाइनेंस मैनेजमेंट वाले जो थे उन्होंने तुम्हारा बैंक अकाउंट फ्रीज किया था। तो मेन पॉइंट पर तो दोनों बात कर ही नहीं रहे थे, इसलिए बोयका कहता है कि बस इतना ही कहना है क्या। और वो उठ खड़ा हुआ और वो बोला कि अब मेरी अपॉइंटमेंट का वक्त आ गया है और कुछ बात करने को नहीं है, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो किम दोसंग बोयका को साथ में कुछ खाना खाने की ऑफर करता है, लेकिन बोयका उनकी एक बात भी नहीं सुनता और वो वहाँ से निकल लेता है। जो कि देख किम दोसंग खुद भी हैरान थे कि ये बिल्कुल मुझ पर गया है। मैं बहुत चीजों को संभाल सकता हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अपने बच्चों को कैसे संभालूं। तो एक क्लू पॉइंट ये भी मिल गया कि बोयका के सिबलिंग्स भी हो सकते हैं। किम दोसंग कहते हैं कि इससे अच्छा जो प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग थी तो उसी को ही अटेंड कर लेता और बोयका को आई लव यू कहकर उसकी वहां से रुखसती कर देता है। इसके बाद पीछे एक ब्लैक हेड का मेंबर गुयन होता है और ये ब्लैक हेड के इस टीम का मेंबर है। अगर किम दोसंग के साथ ये है तो इसका मतलब ये बंदा बहुत केपेबल है। किम दोसंग अपने बेटे के रिलेटेड गुयन को एक ऑर्डर देते हैं कि किम दोसंग के लिए बोयका का ख्याल गुयन रखेगा, क्योंकि बोयका जब भी कहीं जाता है तो वहाँ पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देता है। मतलब ये था कि हर जगह मुसीबत खड़ी कर देता है, क्योंकि कोरिया से पहले जापान में जो उसने किया था तो उसका किम दोसंग भी कुछ नहीं कर पा रहा था। बाप अपने बेटे की हरकतों को लेकर बहुत ज्यादा हंस रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल उस पर तो गया है लेकिन वो अपने बेटे को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा, हालांकि वो कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का बॉस है। अच्छा, तो आखिर में वो गुयन से कहता है कि कल ब्लैक हेड के हेड ऑफिस में बोयका के साथ टाइम पर आ जाना, और ये उसका ऑर्डर था। गुयन बिल्कुल वैसे ही करता है और वो बोयका का पीछा करने लगता है, छिपकर नहीं बल्कि खुलेआम। तो बोयका ये देखकर गुयन को वार्निंग देता है कि तुम अगर मरना चाहते हो तो तभी मुझे फॉलो करना, मगर वो रुकता नहीं और वो उसका पीछा कर रहा था। तो बोयका समझ गया कि ये भी दिमाग से पैदल है। शाम के 8 बज रहे थे और सुमिन हाई के जितने भी लोग वो सियोगडोंग हाई स्कूल के लोगों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर एक मेंबर नहीं था जिसने उनको उकसाया है। हाँ, बोयका वहाँ नहीं गया। बोयका आज स्कूल ही नहीं आया था, जिसकी वजह से केविन ने बोयका के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन बोयका कहता है कि मैं आ रहा हूँ। हालांकि वो स्कूल भी नहीं आया और अब तक नहीं आया, तो इसलिए केविन को लगने लगा कि अब शायद ये मिशन आज के लिए पोस्टपोन्ड कर देंगे। मगर बोयका ने आगे से कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी और वो जस्ट कहता है कि मैं आ रहा हूँ, उधर ही टिके रहो। और इसके अलावा वहाँ पर हमारा चहीता, जो कि हर वक्त किसी न किसी से तो मार खाता रहता है या फिर किसी की मुसीबत में उसकी मदद करके खुद ही मार खाता है, तो पार्क कैंगवुक वहाँ पर मौजूद था। उसका दोस्त पार्क कैंगवुक से पूछता है कि आखिर वो इस चीज में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो कैंगवुक कहता है कि मेरी जिंदगी में तुम्हारा स्वागत है, मैं भी किसी की चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, लेकिन अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, किस्मत ही खराब है। मगर फिक्र मत करो, तुम्हें भी आदत हो जाएगी। अब मजाक से बात हटकर हमें बस वही करना है जो कि हमें बताया जा रहा है। और पार्क कैंगवुक ये कहते हुए हमें उस मोमेंट का सीन दिखाया जाता है कि पार्क कैंगवुक यहाँ पर आखिर है क्यों, क्योंकि बोयका ने पहले से ही पार्क कैंगवुक को एक रिक्वेस्ट के तौर पर उसे जूस भी पिलाई थी और साथ में उससे ये भी कहा था कि क्या वो मदद करेगा, तो इसलिए वो यहाँ पर आया है। मगर जब वही बंदा पार्क कैंगवुक से पूछता है कि क्या तुम्हें थ्रेट किया गया था या फिर रिक्वेस्ट, तो शर्म के मारे वो उससे कुछ कह ही नहीं पाता और वो बोलता है कि बस चुपचाप खड़े रहो। तुम्हें अच्छे से पता है कि जब बोयका सीरियस फेस बनाकर कुछ कहता है तो हमें उसे मानना ही पड़ता है। मगर यह झूठ था, क्योंकि बोयका ने उसको जूस भी पिलाया था और ये एक रिक्वेस्ट थी। इसको अगर पार्क कैंगवुक समझाता है तो उसे बड़ी ही शर्म आएगी। मगर वो उस बंदे से कहता है कि चलो थोड़ा सा टहलते हैं, अगर मुसीबत ज्यादा हुई तो यहाँ से भाग निकलेंगे। मगर उस बंदे को तो अभी से ही भागना था। इसके अलावा हम जिंजू को भी देखते हैं जो कि अपनी बॉडी को फ्लेक्स कर रहा था और उसके आसपास जितने भी सुमिन हाई के लोग थे तो उसकी बॉडी को देखकर बड़ा ही इम्प्रेस हुए कि कितनी अच्छी और मस्कुलर बॉडी है। वो विश करते हैं कि अगर इस मुसीबत से वो बाहर निकलते हैं तो आगे से वो जिम ज्वाइन कर लेंगे ताकि फ्यूचर के इंसिडेंट के लिए वो लोग स्ट्रॉन्ग हो। मगर इन सब से हटकर वहाँ पर पगलू मीना भी थी और उसकी दोस्त को भी मीना ने अपने साथ इस सिचुएशन में ड्रैग करा हुआ है। मीना चीयर लीडर के कपड़े को पहनकर अपने दोस्त को भी वो पहनाकर कहती है कि चलो इनको चीयर करते हैं। मगर उसकी दोस्त लॉजिकल होने के नाते मीना
से कहती है कि चाहे वो इस चीज को किसी एंगल से भी देखें, मगर ये वो सिचुएशन नहीं जहाँ पर एक चीयर लीडर की जरूरत पड़ती है। तो मीना कहने लगी कि तुम्हें क्या पता कि औरतों की क्या पावर होती है, जब एक सुंदर लड़की तुम्हें चीयर करती है तो तुम कुछ भी कर सकते हो और ये एक फैक्ट है। तो गाइज तुम लोगों को क्या लगता है, मीना ने ठीक कहा? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि कमेंट में अब मैं वॉइस में रिप्लाई कर सकता हूँ, तो अब रिप्लाई करने में मजा भी आएगा। हाँ, यूट्यूब का नया फीचर आया है, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई अपने वॉइस में दे सकता हूँ। मगर अब मीना नोटिस करती है कि वहाँ पर तो बॉय का है ही नहीं। तो इन लोगों को इस तरह खड़े खड़े देखकर मीना को बड़ा गुस्सा आ रहा था। सिर्फ मीना ही नहीं, बल्कि अगर केविन की बात की जाए तो उस बेचारे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वो करे क्या, क्योंकि सिर्फ 1 मिनट रहता है 8 बजने को और बॉय का अब तक उनको ज्वाइन नहीं किया, वो भी उतना सब कुछ कहने के बाद। पीछे के लोग जो भी थे तो उनकी बातों को केविन सुनता है, जिसमें वो लोग यहाँ से भाग निकलने का प्लान बना रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि सुमिन हाई कभी भी सियोकदोंग हाई स्कूल के साथ भिड़ नहीं सकता, और अगर भिड़ता है तो वो बहुत बुरी तरीके से हारेगा, जिसके बाद जितने लोग भी उनसे भिड़ कर हारे हैं तो उनकी जिंदगी नर्क में बदल जाएगी और उनकी लाइफ को सियोकदोंग हाई के स्कूल मेंबर्स अब कंट्रोल करेंगे, जिनका वो काउंटर भी नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद अगले सीन में हम बोयका को देखते हैं, जो कि गुयोन के साथ आ रहा था। गुयोन जो कि उसका अब तक पीछा कर रहा था, तो बोयका उससे कहता है कि अब तुम्हें क्या कहना है। तो मालूम हुआ कि जब वो लोग साथ में चल रहे थे तो गुयन ने बोयका के लिए एक घर भी खरीद लिया, जो कि उसके फादर के घर के ठीक साइड में है। बोयका रिस्पॉन्स में कहता है कि तुम्हें जो भी खरीदना है खरीदो, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं आने वाला। बाद में जब वो टाइम को देखता है तो वो 11 मिनट लेट था और वो अपने मन ही मन बोला कि वो तो वाकई में केविन से अब बहुत कुछ सुनने वाला है, कि तभी वो किसी से टकराता है। मगर उसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन बोयका उससे कहता है कि क्या मसला है। जब सीन सुमिन हाई स्कूल पर आता है तो टाइम अब 24 मिनट लेट था। केविन घबराता है, मुस्कुराता है, उसकी इमोशंस मिक्स हो गई है। मगर एक बात तो उसे समझ में आ गई कि ये बात पहले से ही सेंस नहीं बना रही थी कि सियोकदोंग सुमिन हाई स्कूल आएंगे और उनके साथ लड़ेंगे। पीछे के 2 लोग जो कि प्लान बना रहे थे कि यहाँ से भाग जाएंगे, तो वो खुश है कि उन्होंने अपने स्कूल को बिट्रे नहीं किया, कि पहली बार एक लूजर होने पर उनको फख्र हो रहा है। मीना भी साइड पर जो कि एंथुसियास्टिक थी, तो उसकी भी पूरी हवा निकल कर वो कंप्लेन करती है कि आखिर ये सब कुछ कब शुरू होगा, ये 8 बजे तो गुजर चुके हैं। तो उसकी दोस्त कहती है कि रहने दो, अब लड़ाई नहीं हो रही तो हमें क्या ही करना। तो मीना बोलती है कि जो वो फ्राइड चिकन लाई थी वो भी इस फाइट को एंजॉय करने के लिए तो वो जाया हो रही है। और इसके बाद वो कहती है कि चलो इन लोगों से कहते हैं कि आपस में लड़ो, क्योंकि मुझे इंटरटेन होना है, वो भी अपने चिकन को खाते हुए। कमाल है भाई, मीना बड़ी ही कलेशी औरत है। अब फाइट पूरे 30 मिनट लेट हो चुकी थी और सभी लोगों को यही लगने लगा था कि सियोकदोंग कभी भी अपनी एनर्जी को सुमिन हाई जैसे स्कूल पर वेस्ट नहीं करेगा। पर कैंगवुक तो यहाँ पर ये कह देता है कि वो अपनी स्किल्स को काफी टाइम के बाद एक ओपोनेंट स्कूल के खिलाफ यूज करने वाला था, लेकिन उसको मौका ही नहीं दिया। वो उसी बंदे से कहता है कि मेरी सिगरेट लाओ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो उस बंदे के अलावा बाकी सब लोग खुश थे, लेकिन जो वो बंदा देख पा रहा था तो वो लोग नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि वो दूर से ही देख लेता है कि सियोकदोंग के लोग अब उसके स्कूल में इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। और जो ही वो अंदर आते हैं तो वो रुकते नहीं और न ही सब्र से काम लेते, बल्कि हल्ला बोल देते हैं। यहाँ तक के अब केविन के सामने एक बंदा भी था और केविन कहता है कि ये तो बड़ा ही खतरनाक है। इस तरह ग्रीटिंग कौन करता है, वो भी एक वॉर से पहले। ये तो एकदम से टूट पड़े। इस फाइट में मजे की बात ये थी कि इसको सिर्फ सियोकदोंग ही नहीं, बल्कि सियोकदोंग के साथ उनके दोस्त स्कूल जो कि गैंगसू और मुनच्योन हाई स्कूल के 2 लोग भी आए थे, जिसमें गैंगसू हाई से योंगवान था और मुनच्योन हाई से धोमान। और सियोकदोंग का नंबर 3 भी यहाँ पर मौजूद था, जिसका नाम है बे योवान, और अपना नंबर 2 जैन चुनसिक और उनका दोस्त कावाकुई, जो कि आते ही सुमिन हाई के लोगों से पूछता है कि सुमिन हाई का डेविल कहाँ पर है। और जब सीन सुमिन हाई के डेविल पर जाता है तो जिस बंदे के साथ वो टकराया था तो उससे हम लोग पहले भी सीजन 1 में देख चुके थे, इसलिए तो वो बोयका को पहचान लेते हैं और कहते हैं दोस्त दोबारा मिलकर काफी ही अच्छा लग रहा है। मगर सबसे बिग डील वहाँ पर ये थी कि जिस बंदे के साथ पर्सनली बोयका टकराया है तो वो 12 नेशन का जो हे योंग है, जो कि नामपोरियम का लीडर है। ये सीन 6 मिनट पहले का था, वो भी 8:30 बजने से पहले। तो अब नामपोरियम का लीडर जो हे योंग बोयका के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है कि हम एक चीज को एक बारी तो जाने देते हैं, लेकिन दोबारा नहीं। तो अब बोलो दोस्त कि हमें क्या करना चाहिए। मगर अगली और केविन और सुमिन हाई की बात की जाए तो वो लोग तो बहुत ज्यादा पिट रहे थे। क्लियरली ये देखा जा सकता था कि सियोकदोंग के सामने सुमिन हाई पहले से ही कुछ था नहीं, और उनको चैलेंज करने के बाद तो इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वैसे खैर इसमें तो सबसे बड़ा हाथ बोयका का था, जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं। मगर केविन की और कावाकुई देखकर जैन चुनसिक से ये कंफर्म करवाता है कि क्या ये वही बंदा है जिसने हमारे दोनों वर्कशॉप्स को हैक कर लिया था। तो जैन चुनसिक कहता है कि हाँ, ये वही बंदा है जिसको उसने पिक्चर पर देखा था। दिखने में तो
वही लग रहा है, लेकिन इसकी जो कंडीशन अभी हम लोग देख रहे हैं तो इससे साफ साफ ये पता लग रहा है कि ये भी उन्हीं लोगों में से है जो कि आपकी रेपुटेशन को टारगेट करके अपना पैसा कमाना चाहते हैं। बॉस आपने इन मच्छरों को अपना ज्यादा वक्त दे दिया है, मगर खैर ये फाइट बहुत ही जल्द ही खत्म हो जाएगी। इसके अलावा जैन चुनसिक जो था वो सियोक-दोंग के नंबर 4 से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारी आंखों में सुमिन हाई को लेकर कुछ डर नजर आ रहा है या नहीं। तो नंबर 4 अपने रिस्पॉन्स में कहता है कि इन बेवकूफों की ओर देखकर एक बात मुझे अजीब लग रही है कि आखिर इन लोगों ने हमें पहले प्रोवोक क्यों किया, अगर ये हम लोगों को साफ साफ हैंडल नहीं कर सकते। यही चीज नंबर 4 को समझ में नहीं आ रही थी। और अगर कावाकुई वैंग की बात हो रही है तो वो तो कच्चा वैग्यू खाकर इनकी ओर देखकर बड़ा ही गुस्सा हो रहा था कि उसने सुना था कि यहाँ पर एक डेविल रहता है, तो ये जगह इतनी ज्यादा बेवकूफों से क्यों भरी हुई है। कि तभी इसी बीच केविन को अपनी ट्रेनिंग की याद आती है जिसमें वो ब्लैक हेड के कॉम्बैट को सीख रहा था। और कॉम्बैट स्टाइल में सबसे पहला रूल अपने इमोशंस को एक ही तरह रखना और अपने कंपोजर को भी। तो जब सभी लोग केविन को जान चुके हैं कि ये यहाँ का बॉस है तो सब लोग उसी पर ही हमला करने लगते हैं। तो भाड़ में गया ट्रेनिंग। यहाँ पर तो केविन इन लोगों से भागते भागते हुए रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो लीडर नहीं है, आखिर वो कितनी बार समझाए। तो केविन को भी समझ में आ चुका था कि अपने ट्रेनिंग का पहला रूल जो था वो तो गया भाड़ में। यहाँ पर कंपोजर की बात नहीं, बल्कि अगर ये इन लोगों से भागता नहीं तो ये लोग उसे मार मार के उसकी यहीं पर ही कब्र खोद देंगे। मगर सेकंड स्टेप तो बाकी था जिसमें स्टेमिना एनहांसमेंट और मैनेजमेंट पर फोकस किया जा रहा है। अपने स्टेमिना को थोड़ा सा इस्तेमाल करके फाइट को लड़ना है और आखिर तक खुद को और अपनी एनर्जी को सेव रखना है। अब पहला रूल तो वैसे भी काम नहीं करने वाला, तो केविन कहता है कि दूसरे के लिए तो उसने बहुत ट्रेनिंग की थी तो इसको तो वो फॉलो कर सकता है। वो जो ही रुकता है तो उस पर हमला होता है और उस वार से वो लगभग हिट होने ही वाला था कि तभी दूसरा पंच उस पर आता है और उसको वो डोज करके अपनी मम्मी को पुकारता है। अब सिर्फ बात एक तक नहीं बल्कि दो तक रही है। तो एक को तो वो पटका सकता है लेकिन दोनों को वो कभी हैंडल नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका स्टेमिना बहुत जल्द ही ड्रेन हो जाएगा। मगर वो फाइट के बीच में कुछ ज्यादा ही सोच रहा था, इसलिए एक जोर की किक सीधा वो मुंह पर खाता है जिसको वो टाइम से नोटिस नहीं कर पाया और पीछे घिसकता हुआ आखिर में खुद को कंट्रोल करके वो बिल्कुल कुत्तों की तरह हांफता है। मगर अब मुसीबत 2 लोगों से 3 लोगों तक हो चुकी है और केविन की ओर ही वो बढ़ रहे थे। वो केविन को जान से मारना चाहते थे और केविन जो कि जमीन पर बैठा हुआ था वो तो खुद को कवर करके कहता है कि अब तो वो गया। सेकंड रूल भी गया भाड़ में। अगर सभी लोग तुम पर रश करते हैं तो तुम्हें भागना ही पड़ेगा, जैसे तुम्हारा स्टेमिना ड्रेन होगा। कि तभी एक मोटा पर्सन आता है जिसको हमने कभी पहले नहीं देखा, जो कि केविन की मदद करता है और इसको भी बोयका ने रिक्रूट किया था, वो भी अपनी रबर बुलेट वाली पिस्टल देकर ग्लॉक 9mm। मगर ये मोटा अगर इसको डैमेज करता है तो इसके 2 मिलियन वॉन्ड वो उसे बोयका को देने पड़ेंगे। केविन की जान को बचाने के बाद वो मोटा केविन से कहता है कि जेंटलमैन क्या आप ठीक हो। तो इस बंदे का नाम चैंग सू है। चैंग सू हीरोगिरी दिखा ही रहा था कि उस पर हल्ला बोल देते हैं सारे लोग और उसको कसकर पीटते हैं। चैंग सू बस उससे मार ही खा रहा था और वो केविन से कहता है कि यहाँ से भागो, तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों देख रहे हो। और बस दर्द में वो चीख रहा था और केविन क्या ही करे, वो बस चैंग सू को देख सकता है। इंटरफेयर करेगा तो चैंग सू के साथ ही केविन को बिठा देंगे और उसको भी पीटने लगेंगे। मगर है तो वो अब सुमिन हाई का बॉस, तो वो खुद को गिल्टी पा रहा है, वो भी चैंग सू और बाकी लोगों को इसमें इन्वॉल्व करके। तो वो चैंग सू की मदद करने के लिए आगे बढ़ जाता है और यहीं पर ही आता है ब्लैक हेड के तीसरे फंडामेंटल की, जो कि कहते हैं कि जो पहले के 2 फंडामेंटल्स बताए गए हैं तो उसका पालन करो। बस उसके बाद जब सीन प्रेजेंट पर आया तो वो बंदा जो कि चैंग सू को मार रहा था तो वो केविन को आता हुआ देखकर उससे कहने लगा कि गुस्सा क्यों हो, रबर बुलेट वाली गन तो तुम लोग इस्तेमाल कर रहे हो, बेसिकली ये तो चीटिंग है, तो तुम लोगों को मार तो खानी ही पड़ेगी। मगर जब केविन उसकी बात को सुनता नहीं और इस बंदे को समझ में आ जाती है कि केविन को भी मार कर समझाना पड़ेगा, तो जब वो केविन पर हमला करता है तो केविन उसे डोज करके एक पंच दे देता है जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और आखिर में बड़ा ही एक पावरफुल पंच उस बंदे के मुंह पर देकर उसे पीछे गिरा देता है। हारा वो बंदा है लेकिन हैरानियत केविन को हो रही है कि आखिर वो ये सब कुछ कैसे कर पा रहा है। लेकिन चाहे जो भी हो, अगर ट्रेनिंग काम कर रही है तो उसको काम पर लग जाना चाहिए। और अब 2 लोग रहते हैं जो कि चैंग सू को पीट रहे थे। अब केविन में कॉन्फिडेंट आ गया था और वो अपने मन ही मन में चैंग सू को होल्ड ऑन होने का कहता है। लेकिन तब तक वो एक स्टेप भी लेता तो पीछे से सियोक-दोंग हाई का एक मेंबर आकर उसके पीठ पर कसकर लात देता है जिससे वो मुंह के बल गिरता है और अपने लोगों से कहता है कि यही सुमिन हाई का बॉस है, इसको जल्दी से रोको। अब फिर से केविन की पिटाई शुरू हो जाती है, लेकिन केविन को इसमें ब्लैक हेड की 4th कॉम्बैट वीडियो याद आ जाती है जिसमें वो लड़की कहती है कि चाहे कुछ भी करना पड़े, फाइट फाइट होती है, जैसे भी तुम उसे जीतते हो लेकिन मैटर रिजल्ट ही सिर्फ करते हैं। तो केविन क्या करता है कि उन तीनों में से एक का पैर पकड़कर उसको बाइट करता है, वो भी इतने कसकर कि उस बंदे की तो चीखें निकल जाती हैं। सियोक-दोंग हाई स्कूल के ये लोग केविन के फाइटिंग स्टाइल को देखकर कहते हैं कि आखिर ये क्या बकवास है। मगर जब सीन हटा और पार कैंगवुक और उस बंदे पर आता
आता है तो वो बंदा कहता है कि ये बैटल पहले से ही अनफेयर थी, क्योंकि कैलकुलेशन करने के बाद एक बंदा सुमिन का होगा तो 10 बंदे सियोक-दोंग के होंगे, तो इसको भला वो आखिर कैसे ही जीत सकते हैं। तो अब इस बंदे को पार्क कैंग-वुक की वो बात याद आ जाती है कि अगर मैटर बहुत ज्यादा खराब हो तो पतली गली से निकल जाना। तो ये तो भागने लगा और साथ में पार्क कैंग-वुक से भी बोला कि खड़े खड़े क्या कर रहे हो, चलो भागो। तो बस आखिरी बार पार्क कैंग-वुक केविन की ओर देखता है जो कि बहुत जोर जोर से मार खा रहा था, और बस उसके बाद केविन चीखता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। इसके अलावा अगर जिंजू पर सीन आता है तो जिंजू अब तक 30 बंदों को अकेले हरा चुका था, जिसको सियोक-दोंग का नंबर 4 देखकर कहता है कि अब ये बंदा तगड़ा है, मगर ये सुमिन हाई का नहीं है। जिंजू और एक और बंदा जिसको नंबर 4 काफी गौर गौर से देख रहा था, उन दोनों के अलावा सुमिन हाई में और कोई भी ढंग का नहीं दिख रहा जिसको फाइट करना आता हो। अब सवाल उठता है कि इस तरह का ग्रुप अगर कभी भी बॉस की रेपुटेशन को टारगेट करता है तो बॉस पर्सनली यहाँ पर नहीं आते। यही चीज नंबर 4 को समझ में नहीं आ रही थी कि इन लोगों की हालत देखो और बॉस इन लोगों से पर्सनली यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं। यही चीज नंबर 4 को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही थी, क्योंकि वो उसे सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा था कि आखिर ये लोग इतने तेज है क्या कि बॉस को यहाँ पर आने पर मजबूर किया, जबकि वो अपनी मर्जी करते हैं, अपनी मर्जी का मालिक है और किसी की बात अब तक उसने सुनी नहीं। लेकिन इन लफंगों की बात को सुनकर वो यहाँ पर आ गए हैं। अब फाइट को बहुत वक्त हो चुका था और जैंगचुन जो था उसकी सब्र का इम्तिहान ये सुमिन हाई वाले लोग ले रहे थे। तो जैंगचुन क्या करता है कि अपने लोगों से कहता है कि इनको चारों ओर से घेर लो और बस एक ही स्पॉट में सभी लोग इस पर हमला करो और फिनिश करो इस फाइट को। तो बिल्कुल वैसा ही वो लोग करते हैं और उसके बाद जो रिएक्शन सुमिन हाई वाले देते हैं तो उनको समझ में आ गई कि ये ऐसा है जैसे कि शेर अपने शिकार को जब चारों ओर से घेर लेता है तो उस शिकार को क्या लगता है, क्योंकि यहाँ पर सियोक-दोंग हाई के जितने भी लोग हैं तो वो उनके कंपेयर में बहुत ज्यादा है, और पहले जितने सुमिन हाई के लोग थे तो वो तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं। कुछ लोग तो भाग निकले तो कुछ लोग अभी तक डटे हुए हैं और मेजोरिटी लोग तो बेहोश हो गए हैं, वो भी मार खा खा के। सुमिन हाई वालों को चारों ओर से घेरने के बाद जैंगचुन कहता है कि अब तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो और अब इन लोगों को टिकाने लगाओ। सियोक-दोंग हाई के जितने भी लोग थे तो वो सुमिन हाई पर हमला करते हैं, और पीछे जो मीना थी तो वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो रही थी। मीना डिसअपॉइंट इसलिए थी क्योंकि ये लोग तो किसी काम के नहीं और बस सियोक-दोंग हाई के लोगों से पिट रहे हैं। जिस फाइट के लिए वो उतावली थी और चिकन लेकर आई थी तो अब चिकन खाने का मन भी उसका नहीं है, क्योंकि मीना इस तरह की बोरिंग फाइट तो कभी भी नहीं देखेगी जिससे सिर्फ एक साइड ही पिट रही हो। मीना की दोस्त कहती है कि तुम्हें पुलिस को बुलाना चाहिए, ना कि ये कंप्लेन करना चाहिए कि चिकन खाने में मजा नहीं आ रहा क्योंकि हमारे लोग पिट रहे हैं। मीना अपनी दोस्त की बात को भाव नहीं देती और बस चिकन की ही बातें करती ही है कि तभी मीना का फोन बजता है और तब तक वो उसका जवाब देती तो पीछे वही टकलू आ जाता है जो कि दोनों पर अपनी नजर शायद से काफी टाइम से रखा हुआ था, इसलिए तो जबान उसकी निकल रही है। और वो टकला अपनी मीना और उसके दोस्त से कहता है कि तुम दोनों परियों की तरह यहाँ पर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो। मगर इस दिन से बढ़कर हम पार्क कैंग-वुक का कैरेक्टर डेवलपमेंट देखते हैं, जिसमें वो अपने दोस्त से कहता है कि उसे वापस जाना होगा। वो बंदा कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है या फिर तुम अपने फोन को वहाँ पर भूल आए गए हो। तो पार्क कैंग-वुक केविन के चेहरे को याद करके मुस्कुराता हुआ बोला, नहीं फोन की बात नहीं है, बस मुझे वापस जाना होगा वरना मैं कभी भी उन लोगों को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। और उन लोगों में सबसे ज्यादा वो बोयका को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि जब बोयका ने उसे वो ड्रिंक दी तो वो थ्रेट नहीं थी बल्कि रिक्वेस्ट थी कि पार्क कैंग-वुक को केविन और उसके दोस्तों की मदद करनी है। अब किसी ने जिम्मेदारी सौंपी है तो उससे भागने का गिल्ट पार्क कैंग-वुक फील कर रहा था। और बस आखिर में जाने से पहले वो कहता है, ये मेरी किस्मत नहीं जो कि मुझे बार बार मुसीबत में डालती है, बल्कि ये मेरी अपनी प्राइड है कि जो मुझे काम सौंपता है तो मैं वो करके दिखाता हूँ, चाहे उसमें मैं हमेशा किसी से मार ही क्यों ना खाता रहूं। और तो मैंने इतना मार खा लिया है कि अब तो जब मार नहीं खाता तो मुझे लगता है कि मेरा दिन शुरू ही नहीं हुआ। पार्क कैंग-वुक के साथ जो बंदा था वो कहता है कि आखिर क्या नॉनसेंस कह रहे हो। और जब मीना और उसकी दोस्त की बारी आती है तो वो टकलू तो उसे कहीं पर लेकर जा रहा था। मगर इस सीन से बढ़कर हम स्कूल पर जाते हैं कि वहाँ पर हुआ क्या। तो सियोक-दोंग का एक बंदा केविन की बॉडी को खींच रहा था। केविन के सिर से बहुत खून भी निकल रहा था और उसके स्टेट ऐसी दिख रही थी कि अब ये मरने वाला है। फाइट को वो लोग बहुत बुरी तरीके से हार भी गए, लेकिन अब तक बोयका नहीं आया। तो केविन अपने मन ही मन में कहता है कि भाड़ में गया तुम्हारा वो ट्रेनिंग, ओ भाड़ में गई तुम बोयका, तुम एक स्कैमर हो और तुम्हारी दिखाई हुई मार्शल आर्ट्स एकदम बेकार है क्योंकि तुम अभी तक नहीं आए।